जसिंता केरकेटा अपनी एक कविता में लिखती हैं, यह जंगल पहाड़ ही हमारे हक में हमारी तरफ सदियों से खड़े हैं, जिसके लिए हमारे पुरखे दुश्मनों से हर काल में लड़े हैं। हम भी इनके लिए हर हाल में लड़ेंगे। ये जीवन भी तो इन्हीं ने दिया है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमने इन पहाड़ों से बेइंतहा प्रेम किया है। अभी मैं झारखंड के खूंटी ज़िले में हूँ और यहाँ पर हम ये समझने के लिए आए हैं कि पिछले महीने 14 जून को जब भारत का लॉ कमीशन जो है, विधि आयोग जो है, उसने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सिफारिशें लोगों को देने के लिए कहा तो उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई। तो एक तरफ तो मुस्लिम समाज जो है वो इसका अपोजिशन कर रहा है, विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ ट्राइबल पॉपुलेशन भी है जो देश का 8.5% है, वो भी इसके विरोध में है। तो हम झारखंड में ये समझने के लिए आए हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन यानी कि आदिवासी समाज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर क्या सोचता है, उसकी क्या चिंताएं हैं और वो क्यों मानता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब एक तरीके का कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा तो उससे चीज़ें, उनकी जो पहचान के सवाल है, उनकी संस्कृति के सवाल है, उनकी जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, वो किस तरीके से बदलाव उसमें आएंगे। तो ये समझने के लिए हम खूंटी में आए हैं और जिस गांव में अभी हम खड़े हैं ये बिरसा मुंडा का गांव है, जो कि सन 1900 में जब बड़ा आंदोलन हुआ जिसको उलगुलान के नाम से जाना जाता है, इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ से हम इसे जानने की शुरुआत करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर छोटा नागपुर की पहाड़ियों के बीच बसे खूंटी में इन दिनों समान नागरिक संहिता को लेकर खुलकर चर्चाएं हो रही है। करम अखड़ा में बना एक छोटा सा कमरा पूरी तरह भरा हुआ दिखता है और आदिवासी महिलाएं और पुरुष अपनी संस्कृति और जीवन शैली को लेकर बातें करते हुए दिखते हैं। कमरे में बिरसा मुंडा, गया मुंडा, रामदयाल मुंडा, जयपाल मुंडा, सिद्धू कान्हू की तस्वीरें टंगी नज़र दिखती हैं और कमरे के बीचों बीच आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर लटका हुआ दिखता है। लेकिन कमरे में बैठे मुंडा आदिवासियों को डर है कि यूसीसी उनके जीवन शैली में भारी बदलाव ला सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मैं इसलिए यूसीसी में शामिल होना या एक साथ करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि हम लोग का रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी व्यवस्था अलग अलग है। हम लोग का धर्म, संस्कृति, इतिहास, समाज, सारा चीज़ हम लोग का अलग अलग है और हम लोग उसमें एक साथ एक में मिलाना, एक में मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम लोग का भाषा, हम लोग का ज़मीन, सारा चीज़ हम लोग का एक में मिला देंगे तो हम लोग का ज़मीन एक में मिल जाएगा। हम लोग का खुदकट्टी ज़मीन है और वो ज़मीन फिर एक में मिल जाएगा तो वो चीज़ हम लोग नहीं पा सकते हैं। देश में 700 से ज़्यादा जनजातीय समूह हैं और हर किसी की अपनी अलग सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था है जो देश की लगभग 8.6% आबादी है। लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन जनजातीय समूहों के बीच साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन ये पिछड़ापन आदिवासी समुदाय को अपने कस्टम्स यानी कि रूढ़ियों से दूर बिल्कुल भी नहीं करता। यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि हमारा जो प्रथागत नियम कानून है, जो रूढ़ी प्रथा है, जो कस्टमरी लॉ है, उसको ये प्रभावित करेगा। प्रभावित इस तरह से करेगा कि जिस तरह से हमारा उत्तराधिकार का नियम कानून है जमीन के लिए, मेरे पैतृक संपत्ति के लिए, तो हम लोग का ये है कि हम लोग बहन लोग को अधिकार उसमें हिस्सा नहीं देते हैं। बहन का जो ससुराल होगा वहाँ पर उसका हिस्सा होता है।
देश के जितने भी आदिवासी समाज हैं वो कस्टमरी लॉज के तहत चलते हैं, यानी कि प्रथागत कानून के तहत, जो कि लिखित तो नहीं है लेकिन लंबे समय से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जो परंपराएं बढ़ती चली जाती हैं उनके थ्रू वो अपनी न्यायिक व्यवस्था उनकी होती है, उनके शादी के तरीके तौर तरीके होते हैं और न्याय की व्यवस्था जो होती है वो भी प्रथागत कानूनों के तहत ही चलती है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात चल रही है कि समान नागरिक संहिता, जब एक जैसा कानून पूरे देश में लागू अगर होगा तो उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है आदिवासी समाज को, जो उनके नेताओं ने कहा, जो आदिवासी लोगों ने हमें बताया कि इन कानूनों पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, जो कि शादी के जो मसले हैं, जो डाइवोर्स के मसले हैं, जो तलाक के मसले हैं, जो मृत्यु के मसले हैं, इन तरीके की चीज़ों पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ज़मीन से जुड़े अधिकारों के लिए आदिवासियों ने अतीत में लंबा संघर्ष किया है। झारखंड की 32 जनजातियों को ज़मीन से जुड़े मसलों को लेकर विशेष प्रावधान मिले हैं, जिसे संविधान के तहत भी मान्यता प्राप्त है। आदिवासी समाज के केंद्र में हमेशा जल, जंगल, ज़मीन का मुद्दा बना रहा है और यूसीसी को आदिवासी ज़मीन के अधिकारों पर हमले की तरह देख रहे हैं। मेरा जो रूढ़ी प्रथा है वही मेरे लिए संविधान है, और जो हमें जो रूढ़ी प्रथा है लिखित में नहीं है, संहिताबद्ध नहीं किया गया है। तो जो भी लागू करने बोल रहे हैं, जो लोग लागू करना चाहते हैं, उन लोग को कहाँ से समझ में आएगा? मेरा तो लिखित ही नहीं है। हम जान रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा। इस तरह से मेरा पारंपरिक व्यवस्था और ज़मीन में ज़्यादा असर इसमें होगा, और ज़मीन के बगैर आदिवासी जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए जहाँ ज़मीन और अपने प्रथाओं का बात होता है, क्योंकि प्रथाओं से हमारा समाज टिका हुआ है और ज़मीन से हमारा समाज टिका हुआ है। ज़मीन और प्रथाओं के बगैर आदिवासी जिंदा नहीं रह सकता है। जहाँ तक यूसीसी सिविल कोड की यहाँ पर बात होती है, ये ट्राइबल लोग यहाँ पर 32 तरह की जनजातियाँ हैं, मुंडा, उराव, हो, संथाल, खड़िया, बिरहुर, बिरजिया, महली, गुड़ायत, खेरवार इत्यादि 32 ट्राइब्स हैं और काफ़ी बिल्कुल ही सिंपल लेवल में हैं और एजुकेशन के मामले में काफ़ी पीछे हैं और हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भिन्न भिन्न है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, शादी ब्याह का पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सिंपल स्टेज में चूँकि आगे बढ़े हुए नहीं है, जैसे जहाँ तक यूसीसी की बात है, ये यहाँ के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे सोशल कंट्रोल 2 तरह से होता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फोकलोर, फोकेज, कस्टम, ट्रेडिशन, फोक टेल्स इत्यादि के माध्यम से होता है। और जो भी जैसे यहाँ पर देखते हैं शहरों में या तो स्टेट में देखते हैं, लॉ के माध्यम से चलता है। तो जहाँ तक ट्राइबल कल्चर की बात है, हमको नहीं लगता है कि इससे गलत होता होगा, बिल्कुल अच्छे ही हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर देश के तमाम आदिवासी इलाकों में विरोध शुरू हो चुका है और इन सब के केंद्र में है झारखंड, जहां बीते 2-3 हफ्तों में विरोध काफ़ी तेज हुआ है। राज्य में अभी तक 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी बैठकें हो चुकी हैं और आदिवासी नेता इस मुद्दे के बारे में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में लग गए हैं। आदिवासियों के बीच 5वीं अनुसूची को लेकर काफ़ी जागरूकता साफ तौर पर नज़र आती है। यूसीसी बिल्कुल ही भारतीय संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है। जहाँ तक आदिवासी समुदाय के संबंध में इस पर बात हम करते हैं तो सीधा पाते हैं कि इससे यूसीसी के आ जाने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के आ जाने से आदिवासी समुदाय के लिए जो भारतीय संविधान ने विशेषाधिकार दिए हैं, जो खास नियम दिए हैं, वो तमाम चीज़ प्रभावित हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस बात को लाते हैं, अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची है, ये सारा चीज़ प्रभावित होगा। हमारा पेशा कानून प्रभावित होगा, हमारा जो ये परंपरागत जो हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम मानते हैं, प्रथागत नियम, रूढ़ि नियम है, ये सारे चीज़ें प्रभावित होगी। हमारे ज़मीन कानून, CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल कंसर्न रूल, एट्रोसिटी एक्ट, ये सारा के सारा चीज़ हम लोग का भरभरा के ढह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हम आदिवासी महज नाम भर के रह जाएंगे। हमारे विशिष्टता, हमारी पहचान सारा ये ख़त्म होगी और इसी के खिलाफ हमारा आदिवासी समुदाय में इसके खिलाफ आक्रोश है
कि हम लोग ईसीसी को नहीं माने। बात रही यूसीसी का, हम लोग उसके विरोध में प्रचार प्रसार कैसे करते हैं, तो देखिए हमारा पारंपरिक व्यवस्था है। गांव में ग्राम सभाएं हैं और ग्राम सभा में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे पास एक पारंपरिक यंत्र होता है, नगाड़ा जिसको बोलते हैं, उसका डुगडुगी हम लोग बजाते हैं। आपातकाल जब होता है, कोई भी आपत्ति आ जाता है तो उस तत्काल में, जैसे हम लोग ग्राम सभा करते हैं एक निश्चित दिन बृहस्पतिवार को, उसके अलावा अगर कहीं कहीं अलग अलग जगह में अलग अलग दिन भी होता है, लेकिन जब नया आपत्ति खड़ा हो जाता है तो हम लोग डुगडुगी नगाड़ा के माध्यम से बजाते हैं रात को, या तो जहां आपत्ति हुआ उसी समय, और आवाज़ देते हैं कि हमारे साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है, इस तरह से एक जो केंद्र सरकार है इस तरह का कानून ला रही है हमारे विरोध में, और उससे हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था को लॉस होगा, हानि होगा, और जो हमारा ज़मीन से संबंधित जो भी CNT एक्ट हो, उससे जितने भी कानून बने हैं उसको प्रभावित होगा। हम लोग ऐसा करके हल्ला करके बताते हैं। 2018 में जो एसबी चौहान के तहत जब लॉ कमीशन का आयोग बना, तब लॉ कमीशन ने 2018 में इसे खारिज कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में अभी तत्काल ज़रूरत नहीं है, और कहा था कि अलग अलग अगर कुछ रूढ़ियाँ हैं तो राज्य सरकारें जो है वो उनको पर्सनल लॉज में ठीक कर सकती हैं। लेकिन अब पिछले महीने से इसमें एक बदलाव की कोशिश हुई है कि सिफारिशें मांगी गई है लॉ कमीशन की तरफ से। अब देखना होगा कि सिफारिशें मिलने के बाद इसको आगे कैसे बढ़ाया जाता है। और एक और दिलचस्प इस पे सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बच गए हैं। जो कि विरोधी पक्ष हैं, जो विपक्षी पक्ष है, उनका ये कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को पोलराइज करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जेंडर जस्टिस का सवाल है, महिलाओं के अधिकार का सवाल है, उत्तराधिकार का सवाल है, इन मसलों को अब एड्रेस करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, देश के अंदर में विविधता भरे इस देश में जहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक काफ़ी समानताएं हैं, विषमताएं हैं, उस देश में समान नागरिक संहिता की बात करना बिल्कुल बेईमानी, धोखा और लोगों को नेस्तनाबूद करने का ये अभियान है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1990 के बाद के हर चुनाव में भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। यूसीसी एक ऐसा कानून होगा जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होगा, जिसमें शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार, बच्चा गोद लेने से जुड़े नियम शामिल होंगे। आदिवासियों को डर है कि शादी, तलाक, गोद लेने से जुड़ी जो उनकी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, यूसीसी के आने से वो बिखर सकती हैं। तो हम लोग का शादी विवाह जो है पाहन पुरोहित के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, जो तलाक का सिस्टम है वो पाल्हा व्यवस्था करता है, या माझी परिगणित महाल करता है, या मानकी मुंडा के संघ के लोग करते हैं, या जो हमारा परंपरा चला आ रहा है उसके अनुसार होता है। हम कोर्ट नहीं जाते हैं, हम लोग एक गांव में बैठ कर के एक हम लोग दोनों को सहमति जताते हुए कि आप नहीं रहिएगा, आप नहीं रहिएगा, इस तरह का एक बॉन्ड लिखाता है, एक हम लोग लिखते हैं। लिखने के साथ साथ उसी समय एक दंड स्वरूप हल्का फुल्का पैसा लिया जाता है, और खाने हम भी खाना खाएंगे। दारू और हरिया पीने का हम लोग का जो हम प्रसाद के रूप से परंपरा है, तो हम लोग दोनों को एक तलाक नहीं करने का, खाने पीने के साथ मतलब भोज भात करके ही खुशी राजी से ही हम लोग तलाक का प्रोविज़न होता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है, हमारा जो ट्रेडिशनल लॉ है, वो जो हिंदू लॉ में हमारा नहीं आएगा, इसलिए यूसीसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरे भारत के आदिवासियों की जो 700 प्रकार आदिवासी हैं, तो 700 प्रकार के रहन सहन है, 700 प्रकार के विधि व्यवस्था अलग अलग है। जैसे यहाँ खूंटी जिला हो, ये मुंडा समुदाय की रहन सहन जन्म से लेकर मरने तक, शादी विवाह में हम लोग का लड़की की तरफ से नहीं, लड़का की तरफ से ऑफर आता है लड़की का घर, और दूसरे कास्ट में जो लड़की लड़का को खोजने जाता है, और हम लोग का शादी में जो लड़की का घर लड़का आता है उसमें कोई दहेज की प्रथा नहीं है, और इसमें अपना व्यवस्था के सिस्टम पर चल रहे हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं। 1950 में जब संविधान बना तो उसमें आदिवासियों को अलग से कई विशेष अधिकार दिए गए, जैसे कि अनुसूची 5 में इनको शामिल किया गया, और अनुसूची
2006 में शामिल किया गया और इसके बाद अलग अलग जो इलाके हैं उस हिसाब से भी कुछ कानून बने। जैसे 1996 में पैसा एक्ट बना जिसमें पंचायत का एक्सटेंशन एरिया को लेकर कानून बने। इसके अलावा जो आदिवासियों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उनकी प्रकृति है और दूसरी चीज़ जो है वो ज़मीन है। इसके लिए आदिवासियों के कई आंदोलन हो चुके हैं अतीत में, जैसे कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसमें भी ज़मीन जो थी वो केंद्र में थी। और 2016 में जब CNTA जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है और SPT एक्ट जो है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, उसमें जब अमेंडमेंट्स की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ भी आदिवासी समाज जो है वो मुख्य तौर पर खड़ा हुआ और जिसके बाद ये अमेंडमेंट जो है वो वापस लिए गए। तो ज़मीन का मसला जो है वो बहुत ही अहम है आदिवासियों के लिए और ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी आदिवासियों में ये चिंता है कि कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन पर भी एक खतरा मंडरा सकता है। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि UCC जेंडर जस्टिस पर जोर देता है और इससे महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित होंगे, लेकिन आदिवासी समाज के भीतर उत्तराधिकार को लेकर अलग तरह की बनावट दिखती है जिसे वे तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते। गांव के स्तर पर भी आदिवासी UCC को लेकर चिंतित नजर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के हाल ही में भोपाल में दिए गए बयान के बाद आदिवासियों की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उससे क्या बदलाव आएगा आप लोगों के गांव के स्तर पर? सिविल वाला हम लोग का परंपरा से चलता है, जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था है हम लोग का, उसी आधार से हम लोग का जो नियम कानून बना है, जिस संविधान में 13 खाम में बना हुआ है, उसी में ही रहने से अच्छा रहेगा। हम भी UCC का विरोध करते हैं और UCC का आगे भी हम लोग विरोध करेंगे ही, क्योंकि हम लोग का बहुत घाटा है अगर उसको हम लोग स्वीकार करेंगे तो। और अभी आप बोल रहे हैं कि ससुराल का महिला को भी मिलना चाहिए बोल रहे हैं, हम लोग को नहीं चाहिए। कहे कि हम लोग शादी हो जाते हैं, हम मेरा माँ बाप भाई बहन कितना अच्छा से परिवार से शादी कर देते हैं और हम लोग को वहाँ से विदा करके हम लोग कभी कभी मेहमान जाते हैं, कितना इज्जत से वो लोग हम लोग को देखता है भाई लोग। अगर हम लोग को वहाँ का ज़मीन भी हम लोग चाहेंगे तो हम लोग को इज्जत भी नहीं देगा। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और जो पूर्व में मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं KJ एल्फोंस, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को लाने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता, वो किसी भी समय अच्छा कानून लाने के लिए हो सकता है। लेकिन आदिवासियों की जो चिंता है वो यह है कि कोई भी कानून लाने से पहले उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनके जो संविधान में दिए गए अधिकार हैं, उनको ध्यान में रखा जाए, उनका उल्लंघन ना किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले आदिवासी समाज किस तरीके से गोलबंद होता है, या दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र में है वो ट्राइबल्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखती है या नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष से भी इसका विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ आदिवासी पक्ष से भी हो रहा है। अब देखना ये होगा कि 2024 के इलेक्शन से पहले किस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। रांची से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।